हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर जनसंख्या संगठन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास कर रही जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या या फिर लिंगानुपात, कितने लोग शिक्षित हैं और उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, ये सभी जो विशेषता है ना, वही जनसंख्या संगठन कहलाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट दिया हुआ है लिंग संगठन यानी लिंगानुपात का। जो स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में जो अनुपात होता है ना, वही लिंगानुपात कहलाता है। इसकी ना 2 विधियां प्रचलित है, एक भारत में ली जाती है और दूसरी विदेश में ली जाती है। प्रथम जो विधि है वो है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, यानी पुरुष संख्या बट्टे में स्त्री संख्या गुना में 1000। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये विदेशों में प्रचलित है। फिर जो दूसरा फॉर्मूला है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ये भारत में प्रचलित है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना में 1000। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। फिर कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें स्त्रियों की संख्या कम होती है, यानी जो लिंगानुपात है वो स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता। उन देशों में या तो कन्या भ्रूण हत्या होती है या फिर कोई हिंसक घरेलू घटनाएं होती, जिन कारण से वहां पे स्त्रियों का निम्न स्तर होता है। और जिन देशों में स्त्रियों का अधिक स्तर है, यानी लिंगानुपात अनुकूल है स्त्रियों के, वहां पे भी ये जरूरी नहीं है कि वहां पे स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां पे पुरुष रोजगार के लिए प्रवास भी कर सकते हैं, यानी वहां से कहीं और भी जा सकते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। यहाँ पे आप देखिए 100 पुरुषों पर 102 स्त्री नहीं है, 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, यानी पुरुष की संख्या ज्यादा है। ये प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या यहाँ पे देखी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। और जो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो लेटविया का है, वहां पे प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। और जो सबसे निम्नतम लिंगानुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात का है, वहां पे प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 311 है। यहाँ पे हर किसी में आप देखें 100 प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या आ रही है। फिर नेक्स्ट है, जैसे एशियाई देश है उनका लिंगानुपात कम है। यहाँ ये मतलब इसका यह है कि वहां पे पुरुषों की संख्या अधिक है। जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे निम्न लिंगानुपात है। यहाँ पे स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आयु संरचना। जो आयु संरचना है वो हम आगे देखेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो 0 से लेकर 14 वर्ष के लिए, एक है 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु, और एक है 60 वर्ष से अधिक की आयु। जो 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु है वो एक कार्यशील जनसंख्या है, यानी वो किसी व्यवसाय में संलग्न होती है। और जो 60 से अधिक वर्ष की आयु है वो एक बुजुर्ग यानी वृद्ध की जनसंख्या में आती है। और जहाँ पे उच्च जन्म दर होती है वहां पे 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु है वो अधिक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है आयु लिंग पिरामिड। इसमें भी हम देखेंगे कि आयु लिंग पिरामिड होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या कितनी है, यही आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। यानी अगर हम देखें कि 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु है, इसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है, यही आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। ऐसे भी भिन्न भिन्न आयु वर्गों में देखा जाता है। ये अगर हम ये देखें तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो पुरुषों का दिया हुआ है और जो राइट हैंड साइड दिया हुआ है वो स्त्रियों का दिया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे। विस्तारित होती जनसंख्या, जो नाइजीरिया है या फिर दूसरे देश है वहां पे ना जन्म दर अधिक होती है, यानी वहां पे जो 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहां पे जन्म दर अधिक होती है, जिस कारण से उनका जो विस्तृत होती जनसंख्या
इस टाइप का उनका ग्राफ आता है कि वहाँ पे जन्म दर अधिक है, यानी ये इनका बच्चों का प्रतिशत अधिक होता है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रतिशत घटता जाता है। ये जैसे भारत में भी ऐसा पाया जाता है या फिर बांग्लादेश, मैक्सिको, इनमें ऐसा पिरामिड पाया जाता है। फिर आता है स्थिर जनसंख्या। इसमें क्या होता है कि जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर के लगभग समान होती है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर एक दूसरे के समान होती है, यानी जितने ही लोग जीवित होते हैं उतने ही मृतकों की संख्या होती है, जिस कारण से जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ना तो वो अधिक ज्यादा बढ़ती है, ना ही वो ज्यादा घटती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में स्थिर जनसंख्या पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ हमारा हास्यमान जनसंख्या। इसमें क्या होता है, जन्म दर तो बहुत कम होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जन्म दर बहुत कम है और मृत्यु दर भी कम होती है, जिस कारण से ना जनसंख्या ना निम्न स्तर में चली जाती है और जनसंख्या धीरे धीरे घटने लगती है। वो हास्यमान जनसंख्या होती है। आगे दिया हुआ है वृद्ध होती जनसंख्या। कई देशों में ऐसा होता है, अक्सर विकसित देशों में, जो वहाँ पे चिकित्सा सुविधा अच्छी होती है, जिस कारण से ना वहाँ की मृत्यु दर कम हो जाती है और वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ पे जन्म दर कम होती है, इस कारण से वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इसे कहते हैं वृद्ध होती हुई जनसंख्या। फिर आगे दिया हुआ है ग्रामीण नगरीय संगठन। सबसे पहले हमारा ये प्रश्न आता है कि ग्रामीण नगरीय संगठन हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो गांव में और नगर में ना विभेद करते हैं। जैसे कि शिक्षा का एक कारक हो गया कि गांव में इतनी अच्छी शिक्षा नहीं होगी जबकि नगर में अच्छी शिक्षा होगी, या चिकित्सा सुविधा ले लो, गांव में इतनी अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं होगी और नगर में अच्छी चिकित्सा की फैसिलिटीज होंगी। ये गांव और नगर को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस कारण से हमें नगरीय और ग्रामीण संगठन पढ़ने की आवश्यकता है। और गांव और नगर में एक और अंतर पाया जाता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं और जबकि नगर के लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक क्रिया में संलग्न होते हैं, यानी द्वितीयक या तृतीय क्रिया में संलग्न होते हैं, तकनीकी कार्य में लगे हुए होते हैं। इसमें ऐसा पाया जाता है। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो पश्चिमी देश है उनके गांवों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है और जबकि पश्चिमी देशों में जो नगर है वहां पे स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। जबकि जो एशियाई देश है जैसे कि नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और भारत हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि स्त्रियों की संख्या नगर में कम पाई जाती है पुरुषों की संख्या की अपेक्षा में। और यहाँ पे जो शहर होता है वहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। वापिस से ये मैं लाइन रिपीट कर देती हूँ कि जो पश्चिमी देश है जैसे कि ब्रिटेन हो गया या फिर कोई और देश हो गया, वहाँ पे गांवों में पुरुषों की संख्या कम होती है, पुरुषों की संख्या मैंने उल्टा बोल दिया। वहाँ पे गांवों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है जबकि शहर में पुरुषों की संख्या कम होती है, स्त्रियों की संख्या अधिक होता है। इससे उल्टा ही जस्ट आपने एशियाई देशों में लिखना है। अब आपको मेरे हिसाब से ये लाइन समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो एशियाई देश होते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि स्त्रियों को नगर में प्रवास बहुत कम किया जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। रोजगार के अच्छे अवसर कम अवसर हो स्त्रियों के लिए, इस कारण से ना स्त्रियों का नगर में प्रवास कम होता है, जिस कारण से एशियाई देशों में स्त्रियों की संख्या नगर में कम पाई जाती है। या फिर यहाँ पे नगर में आवास में कमी आती है। इससे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ भी ले लो आप। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साक्षरता। अलग अलग देश में साक्षरता की डेफिनेशन अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे भारत में साक्षरता की क्या डेफिनेशन है। अगर हम भारत में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी जो व्यक्ति है 7 वर्ष का है या फिर उससे अधिक वर्ष का है, किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है तथा समझ सकता है,
तो वो जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर है। ये भारत में साक्षरता की डेफिनेशन है। अलग अलग देश में साक्षरता की अलग अलग डेफिनेशन पाई जाती है। फिर लास्ट पॉइंट है ये इस चैप्टर का, व्यवसायिक संरचना। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। जो कार्यशील जनसंख्या है ना, वो 15 से 59 वर्ष की आयु होती है। और ये जो अगर हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे प्राथमिक क्रियाएं अधिक की जाती है, और जो शहरी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे तृतीयक या द्वितीयक क्रियाएं अधिक की जाती है। अब ये व्यवसाय संरचना में 3-4 क्षेत्र आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। जो प्राथमिक क्रिया है उनमें कृषि होती है, वानिकी होती है, आखेट होता है, खनन होता है या फिर पशुपालन होता है। इसके अलावा और भी हो सकता है। और जो द्वितीयक क्रिया है उनमें विनिर्माण होता है, यानी किसी वस्तु में परिवर्तन करके उसका मूल्य को बढ़ा दिया जाता है, वो विनिर्माण होता है। फिर जो तृतीयक क्रिया होती है उनमें प्रौद्योगिकी होता है, अनुसंधान होता है या फिर दूसरी चीजें होती है। इनमें अलग अलग होता है। अगर हम देखें कि गांवों में प्राथमिक क्रिया में लोग अधिक जुड़े हुए होते हैं, जबकि शहरों में द्वितीयक या तृतीयक क्रिया में लोग अधिक जुड़े होते हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया पे एक चैप्टर है जिसमें आपको अच्छे से डिफाइन हो जाएगा कि इनमें क्या होता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।